गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। ये वीडियो का जो है वो मेन थीम है कि फंडामेंटल एनालिसिस जो हम लोग इतना सुनते हैं वो एक्चुअली में होता क्या है, वो मैं इसमें थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो ये एक साइकिल है जो फंडामेंटल एनालिसिस का बेस है। यही एक बेस है जिसके बेसिस पर फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू करके चाहे आप ऐसे जाइए उल्टा घूम के माइक्रो इकोनॉमिक, इंडस्ट्री, फिर कंपनी, या फिर फ्यूचर आउटलुक, या फिर आप कंपनी से शुरू करिए और फिर कंपनी से इंडस्ट्री आए, इंडस्ट्री से माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स से फ्यूचर प्रॉफिट आउटलुक। ठीक है, तो चलिए थोड़ा हम इसको डिस्क्राइब में बताते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो अभी पहले हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू करके ऐसे घूम करके यहाँ आने का हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं 2020 के कोरोना के टाइम का। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशन मतलब वो हो गया कि अभी वर्ल्ड, पूरे देश में इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है। ठीक है, तो हम लोग वो सब जानते थे कि सब चीज़ बंद था, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, एक बिजनेस चल रहा था, वो था मेडिकल सेक्टर। ठीक है, अब मेडिकल सेक्टर में भी उस वक्त बहुत कुछ था। हॉस्पिटल चल रहा था, मेडिसिन का जो फैक्ट्रीज थे वो सब चल रहा था, फिर नया नया उसका वैक्सीन के इन्वेंशन के लिए वो सब प्रैक्टिसेस चल रही थी। और ऑक्सीजन सप्लाई भी उस वक्त बहुत ज़्यादा जोर शोर से हो रहा था क्योंकि उस ऑक्सीजन का डिमांड बहुत ज़्यादा था। और जैसा कि आपको याद होगा कि उस वक्त स्टील कंपनीज भी अपना प्रोडक्शन बंद करके ऑक्सीजन जो है वो हॉस्पिटल सेक्टर में दे रही थी। राइट, तो चलिए ये हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने समझ लिया। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने क्या समझा कि हालत बहुत ख़राब था 2020 में। तो इंडस्ट्री में सिर्फ एक हॉस्पिटल सेक्टर था जो चल रहा था। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने एनालाइज करके समझा कि अभी सिर्फ हमें जो है 2020 में मेन फोकस जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर पर रखना, इंडस्ट्री पे रखना था। ठीक है, तो अब हम लोग हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी देखा जाए तो बहुत सारा चीज़ होता है। ठीक, तो जैसे कि मेडिसिन का अलग अलग स्टॉक्स होते हैं, ऑक्सीजन जो सप्लाई करता है उसका अलग अलग स्टॉक होता है, और जो हॉस्पिटल्स होते हैं जैसे अपोलो हो गया, ये सब हो गया, उसका भी अलग अलग स्टॉक्स है मार्केट में लिस्ट। ठीक है, बट अब हम लोग को प्रायोरिटाइज करना होगा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था जो उस वक्त अवेलेबल था। उस वक्त जो है वैक्सीन वाला कंपनी जो था, जब बना निकलना था उस वक्त लिस्ट नहीं था। ठीक है, और वो जो वैक्सीन निकला था उसका कोई पेटेंट उसमें नहीं किया गया था, जिसके वजह से कोई एक इंडिविजुअल कंपनी को फ़ायदा होता। ठीक है, तो बात आया ऑक्सीजन सिलेंडर पे। ठीक है, ऑक्सीजन उस वक्त बहुत ज़्यादा डिमांड में था, ज़रूरी भी था। तो हम लोग अब इस इंडस्ट्री को एनालाइज करके समझे कि हमें ऑक्सीजन वाला कंपनी जो है, जो कंपनी ऑक्सीजन बनाती है, हमें उसको एनालाइज करना होगा। ठीक है, तो उसमें फिर हम लोगों ने कंपनी देखा, तो उसमें से एक कंपनी आया हमारे पास, लिंडे इंडिया। ठीक है, तो लिंडे इंडिया हमने देखा, तो फिर लिंडे इंडिया को फिर हमने देखा तो फिर उसमें क्या देखा कि उसमें जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, उसका फिर हमने उसका फ्यूचर आउटलुक देखा। फ्यूचर आउटलुक इन द सेंस कि 1 साल 2 साल में वो क्या करने वाला है कंपनी। जैसे कि 2020 में लॉकडाउन हुआ था, उसका कोई सर्टेन नहीं था कि इतना टाइम के बाद खुलेगा। ठीक, तो ड्यू टू डिमांड तो ये तो कंफर्म था कि 1 साल तक ऑक्सीजन का डिमांड राइज होगा। तो अगर ऑक्सीजन का डिमांड राइज होगा तो फिर डायरेक्ट कंपनी को फ़ायदा होगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली में ये फंडामेंटल कैसे किया जाता है एनालिसिस, वो तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और एक्चुअली में होता क्या है वो मैंने बता दिया, बट इसकी ज़रूरत किसे और क्यों है वो भी हमें जानना होगा। तभी ना हम लोग समझेंगे कि हमें फंडामेंटल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
तो फंडामेंटल एनालिसिस की जो ज़रूरत होती है वो इन्वेस्टर्स को होती है। तो अब आप लोग सोचोगे कि इन्वेस्टर किसको बोला जाता है, तो इन्वेस्टर उन लोगों को बोला जाता है जो किसी एक कंपनी में अपना पैसा 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए लगा के छोड़ना चाहते हैं, और फिर उस ड्यूरिंग दैट पीरियड में वो कैपिटल गेन चाहते हैं उसमें, तो उनको इन्वेस्टर्स बोला जाता है। ठीक है, तो अब इन्वेस्टर्स क्या क्या देखना एज ए इन्वेस्टर, जब हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हमें क्या क्या देखना चाहिए। तो हमें सबसे पहले उनका बिजनेस देखना चाहिए। जैसे आपने लिंडे इंडिया के टाइम में देखा कि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता था। ठीक है, हमें उसका प्रॉफिट देखना चाहिए, उसका फ्यूचर ग्रोथ समझना चाहिए। फ्यूचर ग्रोथ क्या था लिंडे इंडिया का, कि 1 साल तक तो कोरोना की वजह से ऑक्सीजन का डिमांड रहेगा, तो इसका ये डिमांड अभी बहुत ज़्यादा बूम करेगा, तो इसीलिए हमने वो कंपनी एक्सेप्ट किया था। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक, तो फिर अभी हम लोग समझते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस जो है एक्चुअली में होते कितनी तरह की है। ठीक है, तो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो 2 तरीके की होती है, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। जैसे कि नाम बता रहा है क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो इस क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है कि इसमें कोई भी तरीके का नंबर जो है, ये सब नंबर इन्वॉल्व नहीं होता है। ये बस एक क्वालिटेटिव रूप में इसको एनालाइज किया जाता है। जैसे बिजनेस मॉडल हो गया, ये ब्रांड वैल्यू, सर्विस, मैनेजमेंट, ये सब उसमें एनालाइज किया जाता है। बट अब इसमें एक ड्रॉबैक है क्वालिटेटिव एनालिसिस का, कि ये जो है क्वालिटेटिव, एक कंपनी अगर उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस किया जाए तो हर आदमी के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, क्योंकि ये कोई सर्टेन नंबर पे बेस्ड नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कि मान लीजिए ये कंपनी है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये जो है इस आदमी को बहुत ही अच्छा लगे, इसका बहुत ही बेकार लगे, इसको एवरेज लगे, या इसको समझ ही नहीं आए कि भाई इस कंपनी में करना क्या है। ठीक है, इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, क्या करना है, क्यों, तो उसका कारण है कि आप सर्विस जो है उसको आप नंबर्स के टर्म में नहीं बता सकते हो। ब्रांड का जो वैल्यू होता है वो आप नंबर्स के टर्म में नहीं बता सकते। मैनेजमेंट कैसा काम करता है वो सब आप नहीं बता सकते हो। बेसिकली इसमें जो भी एनालाइज किया जाता है वो किसी नंबर के फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, वो बस एक रिटर्न फॉर्म में होता है, और इसका जो एनालिसिस होता है वो हर आदमी के लिए, एक कंपनी जो है वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। ठीक है, उसका ब्रांड वैल्यू कैसा है, सर्विस जो दे रहा है, सर्विस या प्रोडक्ट जो दे रहा है वो कैसा है। कि अगर कंपनी पर कोई दिक्कत आ रहा है या किसी क्राइसिस से वो झूल रहा है, ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है उस क्राइसिस को कैसे हैंडल करता है वो चीज़ देखा जाता है। ठीक, उसके बाद फिर उसका फ्यूचर को लेकर के प्लान क्या है, कैसे वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाह रहा है, या फिर जो है उसका अभी करंटली जो मार्केट पोजीशन है उसके साथ वो प्लान के हिसाब से वो क्या करना क्या चाह रहा है उसके साथ। उसके बाद फिर बात आता है प्रोडक्ट रिसर्च। अभी जो कंपनी प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, वो उसमें क्या क्या नया नया इनोवेशन ला रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मार्केट जो है वो हमेशा इनोवेशन ढूंढता है हमेशा। ठीक है, और कंपटीटर्स कौन कौन है उसका। ठीक, तो ड्यू टू नॉट हैविंग अ सर्टेन नंबर, क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर एक कंपनी हर आदमी के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसके बाद जो सेकंड जो आता है वो होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। इसमें जो है वो सर्टेन नंबर्स होता है जिसको हम लोग एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या इसमें एनालाइज करते हैं, तो हम लोग इसमें एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है, बैलेंस शीट आता है, इनकम स्टेटमेंट आता है, कैश फ्लो आता है, पीएनएल आता है, और भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको एनालाइज करके एक प्रॉपर कंक्लूजन पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आता है फाइनेंशियल रेशियोज।
प्राइस टू अर्निंग रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न टू ग्रुप रेशियो। ठीक है, तो ये सब जो रेशियोज है वो फाइनेंशियल हेल्थ और प्रॉफिटेबिलिटी बताते हैं किसी कंपनी का। ठीक है, एंड इसमें प्लस पॉइंट है एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव, क्योंकि ये एक सर्टेन नंबर पे बेस्ड है। ठीक है, तो सर्टेन नंबर पे बेस्ड होने के कारण जो इसका जो एक आउटकम जो आएगा वो भी एक फिक्स रहेगा सबके लिए। ठीक है, तो कैसे, तो जैसे मान लीजिए कि बैलेंस शीट में कंपनी हमको दिखा रहा है कि इसको 1,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ठीक, अगर हम वही चीज़ देख रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि तीसरे आदमी के लिए वो जो प्रॉफिट जो हमको 1,000 करोड़ का दिख रहा है उसके लिए वो लॉस में चला जाएगा, या फिर 1,000 करोड़ का प्रॉफिट इसका नहीं होगा, उसको 900 ही करोड़ का प्रॉफिट दिखाएगा। ऐसा तो नहीं है, वो एक सॉलिड बेस्ड नंबर है जिसका एनालिसिस करके कोई एक आदमी एक पर्टिकुलर डिसीजन पे पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस एक फ़ायदेमंद होता है, किसी से ज़्यादा फ़ायदेमंद है ड्यू टू, क्योंकि इसमें सर्टेन नंबर है तो ये सब आदमी के लिए एक जैसा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि ये जो फाइनेंशियल रेशियोज है ये सब क्या होता क्या है असल में, इसके बारे में हम छोटा सा ब्रीफ देंगे। तो पहला जो रेशियो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसको हम लोग पीई रेशियो भी बोलते हैं जनरली। ठीक है, तो ये बताता है कि शेयर प्राइस के, अगर आप मान लीजिए कंपनी का शेयर प्राइस है 20 रुपया। ठीक है, तो पी रेशियो भी बताता है कि अगर आप 20 रुपया दे रहे हो तो आपको उस 20 रुपये पे कितने का पैसा मिल रहा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो होता है वो बताता है कि ये डेब्ट मतलब कर्ज हो गया, इक्विटी मतलब नंबर ऑफ शेयर्स हो गया। ठीक है, तो एक नंबर ऑफ शेयर्स पे कितना डेब्ट है वो बताता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। जनरली ये कम होने पे अच्छा होता है, कंपनी डेब्ट फ्री माना जाता है। ठीक है, तो फिर ऑफर होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब आप जो इक्विटी ले रहे हो, शेयर प्राइस खरीद रहे हो, उसमें आपको कितना का रिटर्न दिया जा रहा है कंपनी के द्वारा, तो वो होता है आरओई। अब बात होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो जैसे कि बिजनेस है तो उसमें कैपिटल जो है वो तो लगेगा ही काम पे, तो कंपनी वो कैपिटल अप्लाई करके कितना उस कैपिटल, कितना उससे जो है वो जनरेट कर पा रही है पैसा, वो होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ROCE उसको बोला जाता है जनरल टर्म में। ठीक है, अब फिर अब आए तो फिर रिटर्न ऑन एसेट, तो कंपनी का जो एसेट है उसमें कितना पैसा उसको मिल रहा है या कितना उसको रिटर्न में आ रहा है, वो होता है रिटर्न ऑन एसेट। अब लास्ट है प्राइस टू बुक रेशियो। ठीक है, तो कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है, ठीक है, वो तो, और बुक वैल्यू एक होता है जो हम लोग बोलते हैं मार्केट के टर्म्स में। ठीक है, तो ये इस दोनों का रेशियो होता है जिसको हम लोग पीवी रेशियो बोलते हैं। और अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो तो आई थिंक या फंडामेंटल सीखने में आप इंटरेस्टेड हो, तो मैंने ऑलरेडी फंडामेंटल एनालिसिस पे एक वीडियो बना चुका है, तो उसका मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, डू चेक दैट। और अगर ये वाला वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।